हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं जी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस एजुकेशन से रिलेटेड है, बिकॉज हम एजुकेशन के फील्ड में है, टीचिंग के फील्ड में है। सो मेजरली ये टॉपिक जो है वो नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा मास्टर्स लेवल पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक है, चाहे एमए हो, एमएड हो, ठीक है। सो एमए एजुकेशन वगैरह में आपको ये टॉपिक देखने को आराम से मिल जाएगा, तो वहां पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसी को आज डिटेल में कवर करेंगे। नेट में या जितने भी एमएड से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या फिर और जो ओडिशा में भी कई एग्जाम्स जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, वहां पे इसके क्वेश्चंस जो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, और फ्री है और पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और शेयर करना बनता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के प्रोविजंस की बात करने वाले हैं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सुप्रीम लॉ है जी इंडिया का, ओके। और रिटन डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं कि देश कैसे चलेगा, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम डीपीएसपीज बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट फॉर पॉलिसीज, एंड क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुई, तो वो सारी चीजें, पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो सारी चीजें, मतलब एक डिमार्केशन फ्रेमवर्क आप लगा सकते हो जिसमें बेसिक कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर्स या गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, कब इमरजेंसी लग सकती है, कब नहीं लग सकती, तो वो सारी चीजें बहुत डिटेल में मेंशन है, ठीक है। 18 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है जी। जैसे एक पार्ट में अपना फंडामेंटल राइट भी आएगा और एक पार्ट में अपना डीपीएसपी आएंगे। सो वो सारी चीजें पार्ट्स वाइज भी मेंशन है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह भी कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन लिखा हुआ हो और इतना बड़ा हो वो चीज नहीं है। बिकॉज हमने क्या किया था, हम चाह रहे थे 1947 में जब भारत आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी अपनी, सो 1950 तक देवर लाइक कि जो जो अच्छी चीजें हैं वर्ल्ड में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, सो वहां से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं। अब हमने वहां से उठाई हैं वो चीजें एक तरीके से बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कि हाँ हमने ये चीज यहां से ली है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार जो है वो बैग ऑफ बोरोइंग भी बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से हमने उधारी ली है मोस्टली चीजें। सो मोस्टली चीजें हमने जो अच्छी थी वो हमने दूसरों की लेने में हिचके नियम हमने सारी की सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम एजुकेशन की बात करें, सो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन से रिलेटेड कई प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, बट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता कहीं पे वर्ड राइट टू एजुकेशन एक तरीके से। ऑल्दो राइट टू एजुकेशन हम आर्टिकल 21A को बोल भी सकते हैं, बट एक्सप्लिसिटली आपको कहीं देखने को ये चीज नहीं मिलेगी। बट वही चीज है, जब एक्सप्लिसिटली एजुकेशन से रिलेटेड मेंशन नहीं है तो एजुकेशन से कनेक्टेड जो चीजें हैं, जहां पे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हमें नजर आ रही हैं, फील हो रही हैं कि हाँ यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। वो आर्टिकल्स आपको याद भी होने चाहिए और वो आर्टिकल्स डायरेक्ट पेपर में पूछे भी जाते हैं, ओके। फर्दर आने वाले टाइम में थोड़ा और डीप में पूछे जा सकते हैं, तो आपको जितने आर्टिकल्स मैं बताऊं वो सारे के सारे एटलीस्ट पता होने चाहिए, समझ आने चाहिए, ठीक है जी। एडिशनली हम देखेंगे बाद में कि आरटी एक्ट जो है वो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव प्रोविजन माना जाता है, जो हमने कमिटमेंट दी एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वो कब दी, क्या चीजें हुई, वही हम बात करने वाले हैं। ये है जी कुछ एक आर्टिकल्स, और कुछ एक मैंने वो थोड़ा सा इनको क्या किया है, पार्ट वो बाइफरकेट किया है ताकि हमें बेटर तरीके से समझ आ जाए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो प्रोविजंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन से रिलेटेड, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, देन वुमेन एजुकेशन, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है या फिर अपॉर्चुनिटीज किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, देन माइनॉरिटीज की एजुकेशन, ये अपॉर्चुनिटी में डबल पी आएगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्युलर एजुकेशन कि कहां कहां पे जो है वो सेक्युलरिटी की या फ्रीडम की बात हुई है थोड़ा सा, डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देन इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, और लैंग्वेज सेफ गार्ड की जो माइनॉरिटी की लैंग्वेज है या इन जनरल लैंग्वेज है उसको कैसे सेफ गार्ड किया जाए।
सो ये 11 के 11 पॉइंट एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल्स जो हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। पहला है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उनको ये आइडिया होना जरूरी है कि आर्टिकल 21 जो है हमारे यहाँ, एक तो ये याद रखिए कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक अपने क्या है, पार्ट थर्ड में है, यानी कि अपना फंडामेंटल राइट्स। ओके, उसमें आ गया आर्टिकल 21 भी। तो अब ये जो आर्टिकल 21 है ये बोलता है राइट टू लाइफ के बारे में। और जब हम राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हम एक डिग्निफाइड और अच्छी लाइफ की बात करते हैं कि अच्छी लाइफ, अगर आप अच्छी जिंदगी जी रही हैं तो मतलब आपको अच्छी जिंदगी जीने का हक है, एक तरीके से ये आपका फंडामेंटल राइट है। ओके, सो वो राइट टू लाइफ किस में है, आर्टिकल 21 में। हमने क्या किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, क्योंकि उससे पहले ना एक दो केसेस आए थे, एक मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका का केस था और एक उन्नी कृष्णन के केस था। तो उनमें क्या चीज बोली गई, मोहिनी जैन वाले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज बोली गई कि आर्टिकल 21 में ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी तभी होगी जब जो है आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। ओके, सो वो उस वाले में भी ये चीज बोली गई थी, बट डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आप बात करेंगे तो उन्नी कृष्ण के केस में बोला गया था कि ये फ्लो कर रहा है 21 से ही, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन का राइट होना, वो ऑटोमेटिकली इज फ्लोइंग फ्रॉम, ये वर्डिंग्स यूज की गई थी वहां पे, फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 इटसेल्फ। ओके, तो हमें अलग से आर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है। बट स्टिल बाद में एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद ये चीज बोली गई कि अलग से होना चाहिए थोड़ा, तो हमने आर्टिकल 21 में ही एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, A21A, ये कैपिटल ए है, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो आर्टिकल 21A हमने इंसर्ट कर दिया, कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब ये क्या होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप चेंज कर रहे हो, कुछ बदलाव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक एक्ट लाना पड़ेगा, यानी कि आप एक्ट, किसी भी चीज के एक्ट बनने के लिए क्या चीज जरूरी है कि सबसे पहले वो प्रपोजल रखा जाएगा कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव चाह रहे हैं। अब वो बदलाव वाला प्रपोजल जो है वो कहीं से भी आ सकता है, मतलब ऑपोजिशन की तरफ से भी आ सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकता है, किसी सांसद की तरफ से भी आ सकता है पर्टिकुलरली। सो वो जब एक बार आपने सामने रख दिया, एक ड्राफ्ट सामने रख दिया, एक बिल सामने रख दिया, तो वहां पे फिर वो पार्लियामेंट में पास होगा। पार्लियामेंट में 3 चीजें कवर होती हैं, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। एक होगा प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा लोकसभा इन दोनों से पास होना, पहले लोकसभा से पास किया जाता है, देन राज्यसभा में भेजा जाता है और देन प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा जाता है। ओके, तो जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तब वो चीज जो है वो एक्ट बन जाएगी, एक तरीके से रूल बन जाएगी हमारे लिए। ओके, सो वही चीज यहां मेंशन है। तो 86, ये वर्ड आपको याद रखना है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके तहत हमने आर्टिकल 21A जो है वो क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। बट हम आर्टिकल 21A में बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। सो कंपल्सरी इज लाइक हमने स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया कि आपको ये करना ही है। अब बाय लॉ स्टेट उसको कुछ तो करेगा ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, अभी तक तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ है, तो उसको बाय लॉ बनाने के लिए हमने आरटीई एक्ट जो है वो 2009 में हम लेके आए। ठीक है, जिसमें हम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इसकी बात कर रहे हैं 2009 की। तो इसमें ये हमने एक तरीके से कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन है, यानी कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ जो हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसका कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिला, उसका एक तरीके से रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 2009 में। ओके, ऑल्दो ये जो दो आर्टिकल अपना 21A है और आरटी एक्ट है, ये एनफोर्स कब हुए, यानी कब चालू हुए एक तरीके से, उसमें कब लेके आया हमने इसको, तो वो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया जी। ठीक है, एनफोर्समेंट या केम इनटू इफेक्ट, ये वर्ड्स यूज होते हैं जब से वो लागू हो जाए। ओके, टाइटल ऑब्वियस सी बात है फ्री और कंपलसरी है, सो फ्री में तो बच्चे से कुछ लिया नहीं जा रहा है, आप उससे जो है कोई भी मतलब एडमिशन से या अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट आराम से सारी चीजें करेगी। बट कंपलसरी इज लाइक एन ऑब्लिगेशन, किस पे, गवर्नमेंट के ऊपर या लोकल अथॉरिटीज के ऊपर, कि उनको इंश्योर करना है कि एडमिशन हो, बच्चे की अटेंडेंस भी हो और वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट भी करे, बीच में ड्रॉप आउट ना हो और छोड़ के ना जाए। दूसरा है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी, यही जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के अंदर हमने हमारी 11th ड्यूटी ऐड की।
फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि 42nd को, ये बात बहुत जरूरी है डिफरेंशिएट करनी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था, 76 आप याद रख सकते हो, 4 और 2 6 करके प्लस करके इनको, बिकॉज 1974 44 6 7 8, हाँ, एक 1978 में भी आया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। तो वो चीज याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार जब आप इनमें जाते हो थोड़ा सा। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, एंड शी वाज लाइक कि जब देश के लोग फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो दे मस्ट हैव सम ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। तो वो ड्यूटी जो है नेशन की तरफ, वो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज में डलवाई। अब उस टाइम पे सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बनाई गई थी, बट ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके दौरान हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें हम बोलते हैं, जो ऐड की हमने यहाँ पे, उसमें हमने बोला कि ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है, और सिटीजन ऑफ इंडिया, तो के पार्ट में डाला हमने, हम 1 2 3 4 5 की बजाय ABCD, स्मॉल ABCD, तो वो हमने यहाँ ऐड किए 51 ए के अंदर, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 51 की अगर आप बात करेंगे तो वो डीपीएसपीज में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेके, ये तो हमने बताया ना, 12 से लेके आर्टिकल 35 ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 हमारी डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के लिए, कि जब भी आप कोई पॉलिसीज बनाएं, जब भी आप कुछ काम करें, उस टाइम पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बट डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि वो लीगल है, एक तरीके से आप जाके खड़े हो सकते हो कि भाई ये चीज गलत है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो चीजें मेंशन है, वो अगर पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं, बेसिक राइट नहीं है जीने के लिए। ओके, सो 51A ऑलरेडी जो है वो हमने कब डाला था, 51A हमने 42nd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया, लेकिन उस 51A में 10 ऐड किए थे 42nd से, और 11वीं ड्यूटी जो है वो हमने 86 से ऐड की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये पेरेंट की या गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपॉर्चुनिटी दें अपने बच्चे को या वार्ड को, जिसको हम, क्योंकि यूजुअली चाइल्ड हम यूज कर लेते हैं जब पेरेंट की बात होती है, और गार्जियन है तो हम वार्ड बोल देते हैं। सो वार्ड जो है आपका 6 से 14 साल का जो है बच्चा, वो स्कूल में जाना चाहिए, ये आपकी भी ड्यूटी है। ओके, सो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 51A का के पार्ट जो है, ये आपको याद रखना है, ये के पार्ट ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और बाकी के जो पार्ट्स हैं, और 51A जो है वो आया है अपना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके जी, चलिए, देन है एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। इसकी जब हम बात करेंगे तो वीकर सेक्शन में यूजुअली हम जो है बैकवर्ड सेक्शन, यानी BC क्लास या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, और अपना ये बैकवर्ड कास्ट, हाँ क्लास ही बोल देते हैं, ठीक है, देन अपना शेड्यूल्ड कास्ट और अपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मेजरली इनको तो लेते ही लेते हैं यूजुअली, फिर बाद में अलग से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें वीकर सेक्शन में विमेन और चिल्ड्रन भी नजर आएंगे, बिकॉज वो भी वल्नरेबल सेक्शन माना जाता है, या डिसएडवांटेज सेक्शन माना जाता है, जिनको जो है वो डिसएडवांटेज झेलना पड़ता है एक तरीके से। तो आर्टिकल 15 सबसे पहले आता है। 15 में हमें मना किया गया है डिस्क्रिमिनेशन से, कि प्रोहिबिशन है जी डिस्क्रिमिनेशन का। आर्टिकल 15 है, यानी 12 to 35 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये फंडामेंटल राइट है। ओके, किसके ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 वर्ड्स आपको इस आर्टिकल के लिए याद रखने हैं, ठीक है। सो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 15 का 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लोज, इसको क्लोज बोलेंगे, ये फर्स्ट क्लोज तो बोल रहा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्टेट को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, यानी फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे कि स्टेट को मना किया गया है कुछ चीजों करने से, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें मेजरली ऐसे हैं कि स्टेट शैल नोट, आपको यहां से देखने को मिलेंगी चीजें, शैल नोट।
और डीपीएसपीज में आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे कि स्टेट शेल डू दिस, स्टेट शेल डू, तो वो शेल और शेल नॉट वाली चीज आप ध्यान रख सकते हैं। सो अब आर्टिकल फर्स्ट में जो हमने चीज बोली, हम तो बोल रहे हैं कि कास्ट के बेसिस पे नहीं करना है डिस्क्रिमिनेशन, तो उसी के एक्सेप्शन हम ले आते हैं आर्टिकल 15 के क्लोज 4 में, ठीक है। सो कोई भी चीज जो यहाँ पे मेंशन है इन दिस आर्टिकल और इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29, तो ये दोनों आर्टिकल में जो जो चीजें मेंशन है, 29 आर्टिकल भी हम अभी करेंगे, तो जो जो चीजें यहाँ मेंशन है ऊपर इस आर्टिकल में, वो सरकार को रोक नहीं सकती स्पेशल प्रोविजंस बनाने से। किसके लिए? जो अपनी शेड्यूल्ड कास्ट है या बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो इन तीन लोगों के लिए यानी वीकर सेक्शन के लिए अगर कोई प्रोविजन वो बनाना चाहे स्पेशली, तो वो प्रोविजन जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगा, ये चीज याद रखिए। देन आर्टिकल 5 में हमने सेम चीज है कि वो अपने जो है इनके लिए बना सकते हैं, बट उसमें क्या बोल दिया कि वो आर्टिकल कोई भी चीज जो आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लोज के, यानी 19 का फर्स्ट क्लोज का जी की बात हो रही है, ठीक है। सो जी सब क्लोज हो गया एक तरीके से, क्योंकि 19 के अंडर एक क्लोज है और उस क्लोज में भी हमने एक सब क्लोज ऐड कर रखा है। सो यहाँ पे भी स्पेशल प्रोविजंस अगर वो बनाना चाहें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो वो चीज यहाँ पे मान्य रहेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आएगी। ओके, सो ये 4 और 5 जो हैं वो बात करते हैं वीकर सेक्शन की। तो यहाँ पे आप वो एजुकेशन से रिलेटेड भी बना सकते हैं, किसी और चीज से भी रिलेटेड बना सकते हैं। सो एजुकेशन ऑटोमेटिकली आ गया ना जब वीकर सेक्शंस की बात आ गई और हम बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वो यहाँ पे कोई और स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। देन है 16 आर्टिकल का फोर्थ क्लोज। तो 16 के फोर्थ में भी यही चीज है कि जो चीज 16 में हमने बोली, हमने 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात बोली है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, बट वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज में एक एक्सेप्शन कि कोई भी चीज जो आर्टिकल 16 में मेंशन है वो स्टेट को नहीं रोक सकती। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट किस चीज के लिए? स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए। कहां पे? फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट, किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, ठीक है। इज नॉट, ये अगर उनको लग रहा है स्टेट को कि इन सर्विसेज में, इस पर्टिकुलर सर्विस में इस पर्टिकुलर क्लास की रिप्रेजेंटेशन कम है, तो वो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए रिजर्वेशन जो है वो लेके आ सकते हैं। इसीलिए तो अभी फर्दर फिलहाल के लिए जो चल रहा है, राहुल गांधी बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि जाति जो है वो जनगणना करवाइए, तो वो इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि अगर बैकवर्ड क्लास, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं है, सो बैकवर्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर कम है, वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते अपनी क्लास को, तो फिर वहां पे उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट जो है वो होनी चाहिए। पर वो तो तभी होगी ना जब हमें पता होगा कि टोटल बैकवर्ड क्लास में लोग कितने हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। वो तो जनगणना के बेसिस पे ही होगी, इसीलिए जो है इस चीज का मुद्दा फिलहाल बना हुआ है। इसी का 16 का फोर्थ का ए पार्ट क्या बोलता है? अगेन वही कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for reservation in matter of promotion या फिर consequential seniority to any class or classes of post in the service। so अगर state जो है in favor of scheduled caste या scheduled tribe, उनको ये लग रहा है कि adequate representation नहीं है, so वो promotion के मैटर में या seniority के मैटर में, तो वो यहाँ पे जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। so वो रिजर्वेशंस जो हम देखते हैं वो इन आर्टिकल्स में मेंशन है एक तरीके से। आर्टिकल 16 का 6th क्लोज बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहां पे बस ये ध्यान रख लीजिए, 14 के ये 16 के फोर्थ में हम बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, फोर्थ के ए में हमने शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की, और 16 के 6th क्लोज में हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की है। तो वो अल्टीमेटली बेसिकली, बट यहाँ ये बोल दिया कि सिटीजन्स अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लोज 4, यहाँ पे जो मेंशन है बैकवर्ड क्लासेस, उनके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन आप सिर्फ 10% तक ही इंक्रीज कर सकते हो हर एक कैटेगरी में, ठीक है। देन है आर्टिकल 17 जी, वो भी वीकर सेक्शन के लिए हो गया एक तरीके से, बिकॉज हमने यहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में जो है वो मान्य नहीं होगी, वो एक ऑफेंस है और पनिशेबल ऑफेंस है कानून की नजरों में।
ओके। देन आर्टिकल 46 जो कि अपना डीपीएसपी में आ गया, बिकॉज मैं कई बार बता चुकी हूँ डीपीएसपी हैं अपने आर्टिकल 36 से 51 और अपने फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 टू 35। सो डीपीएसपी में ये हम बोल रहे हैं कि हमें प्रमोट करना है। तो आप ये देखो फंडामेंटल राइट में हम बोल रहे थे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या फिर आप जो है कोई भी चीज सरकार को ये करने से नहीं रोक सकते वाली सिचुएशन। बट यहाँ पे आर्टिकल 46 में हम बोल रहे हैं कि प्रमोट करना है हमें। किसको प्रमोट करना है? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। किसका? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन का। तो यहाँ पे हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, स्पेशल केयर देने की बात कर रहे हैं एजुकेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पर्टिकुलरली किसको? एजुकेशनल और इकोनॉमिक लेवल पे शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन को। तो वो भी एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन में हमारा इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ कंप्लीट। अगर हम वुमेन एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स, ये तो हमने देख लिया 15 में हम बोल रहे थे कि सेक्स भी तो आ गया यहाँ पे। सो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। सो वही चीज 15 के थर्ड क्लोज में मेंशन है कि अगर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए सरकार कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहे तो वो डेफिनेटली बना सकती है। कोई भी यहाँ पे बोली गई चीज, मतलब हम ये नहीं, अगर वुमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना है किसी भी केस में, कि अगर रिजर्वेशन डाल दी या जो है कि पर्टिकुलरली किसी केस में कुछ और स्पेशल प्रोविजन बना दिया बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए, सो वो चीज में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेक्स के बेसिस पे। नहीं, क्योंकि वो भी एक डिसएडवांटेज और एक वल्नरेबल सेक्शन में माने जाते हैं बच्चे और चिल्ड्रन, सॉरी वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। देन आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये मेंशन है आर्टिकल 16 में। अगेन क्योंकि हमने 16 के फोर्थ क्लोज की और बाकियों की भी बात की थी जिसमें हम बोल रहे थे कि एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, देन आपका जो है वो SC STs के लिए और वीकर सेक्शन के लिए आप बना सकते हो अलग से प्रोविजंस, तो वो इसके एक्सेप्शंस में आ जाएंगे फर्दर क्लोजेस में। बट इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लोज क्या बोल रहा है? वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि स्टेट जो है वो इक्वल रखे सारी चीजों को, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। नो सिटीजन किसके बेसिस पे? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वहां पे हमने रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 चीजों की बात की थी। लेकिन यहाँ पे हमने 2 चीज और ऐड कर दी है, एक है डिसेंट और एक है रेजिडेंस। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं तो हमने 5 बेसिस की बात की है, जब हम आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं तो हमने 7 बेसिस की बात की है। ओके, कि इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी। बट अगेन नथिंग इन दिस आर्टिकल, पार्लियामेंट को वो रोक नहीं सकता कोई लॉ बनाने से इन रिगार्ड टू क्लास या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर। तो जब वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो अगर उनको लग रहा है रेजिडेंस बेसिस पे तो वो यहाँ पे चीजें कर सकते हैं, कोई चीज यहाँ पे उनको रोक नहीं सकती। देन है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 30। सो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को जब क्वेश्चन आता है आपके सामने। सो आर्टिकल 30 को याद रखिए कि यहाँ पे माइनॉरिटीज का राइट है कि वो एक अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, वो चीज याद रखनी जरूरी है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है। सो ऑल माइनॉरिटीज, जब हम माइनॉरिटी बोल रहे हैं तो हम रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो उनके पास हक है, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज का, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पे हो, कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का जो है वो खोल सकती हैं, एस्टैब्लिश कर सकती हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकती हैं। ओके, जब ये लॉ आप बना रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे भी तो होता है ना कि मान लो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ बन गया, बट अब डेवलपमेंट के लिए सरकार को ये जगह अक्वायर करनी है। बहुत सारे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अच्छा ये एनजीओ था या यहाँ पे कोई एक ढंग की चीज बनी हुई थी, स्कूल बना हुआ था, कुछ बना हुआ था और वहां पे अब सरकार उसको एक्वायर करना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंपल्सरी एक्विजिशन हो ही रहा है कि करना है ये, तो उस सिचुएशन में कोई नुकसान उनको बेसिकली नहीं होना चाहिए। जो अमाउंट फिक्स की गई है या फिर जो आप उनको अमाउंट दे रहे हो, सो वो चीज जो है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ना बने इसके फर्स्ट क्लोज की। यानी कि आप उनको अमाउंट ही इतना दे रहे हो, इतना कम फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हो कि वो कहीं और पे अपना जो है वो ऑफिस या स्कूल ओपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहीं और नहीं ओपन कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका हनन तो हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है सरकार को, स्टेट को। एक्चुअली सरकार जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे स्टेट लगा के चलिए आप। स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड, यानी जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट कर रहे हैं एड, तो उस टाइम पे आपको भेदभाव नहीं करना है कि अच्छा ये तो माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको कम ग्रांट दें हम और बाकियों को ज्यादा दें। तो ये चीज भी ध्यान रखी जानी चाहिए। देन आती है जी बात इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो आर्टिकल 30 था, ये आर्टिकल 29 है। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वहां पे हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, बना सकते हो और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। सो ये मेजर डिफरेंस 29, 20 और 30 में आपको पता होना चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है, पहले आर्टिकल में जो आपका पहला क्लोज है उसमें तो यही मेंशन होगा कि कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो इंडियन टेरिटरी में रह रहा है या फिर उसकी कोई डिस्टिंक्ट अलग से लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। राइट है उसको उस चीज को कंजर्व करने का, पहली चीज। दूसरे में हमने बोल दिया कि कोई भी सिटीजन यहाँ पे आप उसको डिनाई नहीं करेंगे एडमिशन, किस बेसिस पे, जो भी मान लो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको स्टेट या तो स्टेट फंड कर रही है या फिर वो कंप्लीटली स्टेट के द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है, तो सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या इनमें से किसी भी बेसिस पे, 4 बेसिस पे आप उसको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। अब ये बेसिस थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज आर्टिकल 15 में हमारे पास 5 बेसिस मेंशन है, आर्टिकल 16 में जब हमने बात की थी तो 7 बेसिस देखे हमने, और आर्टिकल 29 में हमने 4 बेसिस की बात की है कि आप इन 4 बेसिस पे एडमिशन मना नहीं कर सकते किसी को भी। ओके, देन है जी सेक्युलर एजुकेशन। तो सेक्युलर इज लाइक स्टेट जो है वो ना तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, कास्ट को या चीजों को एनकरेज कर रहा है, और बेसिकली रिलीजन की बात होती है। सो रिलीजन को ना तो आप एनकरेज कर रहे हैं ना ही आप डिस्करेज कर रहे हैं। सो किसी पर्टिकुलर एक को, यानी स्टेट ये नहीं बोल सकता कि सब लोग जो है वो हिंदू ही हैं या सब लोग यही चीज फॉलो करो रिलीजन के बेसिस पे, नहीं। तो सबको आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग सबको फ्रीडम है क्या करने की, कोई भी रिलीजन जो आप मानते हैं उसको प्रोफेस करने की, मानने की, प्रैक्टिस करने की और उसको प्रोपेगेट करने की, ये आपका राइट है। सो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा, बट दिस प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने के चक्कर में पब्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन ना रख पाए, या जो है आप उसमें गड़बड़ कर दे कुछ, या मोरालिटी और या फिर हेल्थ, तो इन चीजों के ऊपर जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा कि आप जो है इनका हनन नहीं होना चाहिए, या जो है मतलब पीस और हार्मनी को नुकसान नहीं होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं रिलीजन की, कि आप उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपेगेट कर दीजिए। ठीक है, सो प्रोफेस इज लाइक मानना, प्रैक्टिस इज लाइक उस चीज की प्रैक्टिस करना, और प्रोपेगेशन इज लाइक उस चीज को बढ़ावा देना कि आप बाकी लोगों को भी कन्विंस कर रहे हो कि वो आपके रिलीजन को माने। ठीक है, सो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपका फर्स्ट जो रहेगा वो यही चीज बोलता है कि आपको फ्रीडम है इन चीजों को करने की, बट वो फ्रीडम का आप नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे, जिसके अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं, आप इन चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर आप मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। देन फर्दर भी है वैसे देखी जाए तो चीजें कि नथिंग इन दिस आर्टिकल क्या क्या चीजें हैं, बट पर्टिकुलरली ये एक जो आपका क्लोज है 25 का, वो तो आपको पता होना ही चाहिए। देन है जी आर्टिकल 28, क्योंकि हम सेक्युलर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ना ही उसको डिस्करेज कर रहे हैं। सो आर्टिकल 28 ये बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहां पे अटेंडेंस की फ्रीडम है आपको, यानी लेकिन कुछ एक में, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बात आपको याद रखनी है। जब यानी आप मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आपको क्या दी जा रही है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, और मेरा मन नहीं है, मैं नहीं मान रही हूं उस चीज में, या मान लो मेरा रिलीजन अलग है, या मान लो मैं किसी भी रिलीजन में नहीं मान रही हूं और मैं उस रिलीजियस वर्शिप में या उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में शामिल नहीं होना चाहती एज अ स्टूडेंट या एज अ जो भी चीज है, सो वो फ्रीडम है मुझे आर्टिकल 28 के अंडर कि मैं नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी। ओके, सो वही पहले क्लोज में बोल रखा है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर प्रोवाइड की जा रही है, कहां, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि कंप्लीटली किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, स्टेट फंड के द्वारा।
ठीक है, तो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोला है इसमें। ये जो फ्रीडम है मेरी, ये कुछ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही है। अब वो सर्टेन में कौन कौन से आ गए? पहला तो आ गया जो कंप्लीटली स्टेट फंड से मेंटेन हो रहा है, यानी स्टेट पैसा दे रहा है, उससे वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट पैसा दे रहा है ना, तो अब स्टेट किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकता, राइट? तो अगर वहां पे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली वैसे तो वहां पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की ही नहीं जानी चाहिए, ऐसा ये बोल रही है। अब क्लोज 1 में आप क्या देखेंगे कि यहां पे तो हमने बोल दिया इंस्ट्रक्शन नहीं दी जानी चाहिए, बट क्लोज 1 वाली चीज यहां एप्लीकेबल नहीं होगी अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट एडमिनिस्टर तो कर रहा है, लेकिन वो बनाया ही इस बेसिस पे गया था कि उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी जरूरी है। वो किसी ट्रस्ट के अंडर या किसी भी ऐसी संस्था के अंडर बनाया गया था कि इसी पर्पज से बनाया गया था कि उनको अपना रिलीजन प्रोपेगेट करना है, ठीक है। सो मान लो, जैसे बहुत रफ सा एग्जांपल दे रही हूं, जैसे डीएवी स्कूल्स में आप देखेंगे कि हवन वगैरह वाली सिचुएशन काफी रहती है, वो फ्रिक्वेंटली लगा लो या रोज सुबह लगा लो। सो वो चीज क्या है कि वो मान लो अगर सरकार उसको क्या कर रही है, एडमिनिस्टर भी कर रही है उन कॉलेजेस को या उन स्कूल्स को, सो वो एडमिनिस्ट्रेशन में तो सरकार के अंडर आ गए, लेकिन वो बनाए ही एक ट्रस्ट के अंडर गए हैं। जब उनकी इनिशिएशन ही वैसे हुई है, सो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट कर रहा है, लेकिन वो बनाया ही किसी ट्रस्ट के अंडर गया है जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। ओके जी। देन है थर्ड, कोई भी पर्सन, ऑब्वियसली बात है, अब मैंने बोला कि अटेंड नहीं करना है मुझे, तो मैं तो अडल्ट हूं, बट अगर फर्दर मेरे बच्चे या जो है किसी का बच्चा जो है, मतलब कोई पेरेंट चाह रहा है कि मेरा बच्चा रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल नहीं होना चाहिए या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दी जानी चाहिए, सो वो फिर अगर बच्चा माइनर है, पर्सन इज माइनर, तो गार्जियन की कंसेंट जो है वो वहां पे फिर लगती है, अदरवाइज फिर आपको पता ही आपका क्या फ्रीडम है। देन बात आती है जी डीपीएसपीज की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो स्टेट पॉलिसीज के लिए डायरेक्ट करना कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए गए, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स में हमने हमारी इकोनॉमिक हालत के हिसाब से कुछ एक चीजें फंडामेंटल राइट में डाल दी। बट आप देखिए ना, हमें पता था एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट में नहीं डाल पाए क्योंकि हमारी हालत थी नहीं कि हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबको दे पाए। ओके, सो वो आर्टिकल 36 से 51 के अंडर वो चीजें डाल दी कि जब भी इकोनॉमिक लेवल पे स्टेट का कुछ ब्योत बने, कुछ जो है चीजें ऐसी हों कि स्टेट इकोनॉमिकली बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वो इन चीजों का भी ध्यान रखे। सो उसमें 2 आर्टिकल्स आ जाते हैं, एक है अपना आर्टिकल 41 और एक है अपना आर्टिकल 45। तो 45 में तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो इसमें बोला गया था कि विद इन 10 ईयर्स जो है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो जाएगा यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा, तो 10 साल के अंदर अंदर आपको ये चीज करनी है। बट आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आ गया था, बट उसके बाद 1960 तक तो नहीं हुआ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। हमें कितने साल लग गए 2009 तक आते आते, जब हमने आरटीई लेके आई, या फिर 2002 तक आते आते जब हम क्या लेके, मतलब 52 साल लग गए, अराउंड 50 और 2 52, सो 52 ईयर्स हमें लग गए ये फ्री एंड कंपल्सरी वाला प्रोविजन लेके आने के लिए। ओके, सो ऑल्दो अब ठीक है, आर्टिकल 45 हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट ये सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है अपने आर्टिकल 21A से। ओके जी, आर्टिकल 41 क्या बोलता है, ये याद रखने समझने वाली चीज है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट, कुछ एक केसेस में, सर्टेन केसेस में, तो स्टेट को उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी की लिमिट्स में, यानी कितना स्टेट डेवलप कर रहा है या उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है, उस बेसिस पे कुछ एक इफेक्टिव प्रोविजंस बनाने चाहिए कि वो राइट टू वर्क को, राइट टू एजुकेशन को और राइट टू पब्लिक असिस्टेंट कुछ एक केसेस में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट, इन केसेस में क्या करे, उसको लागू कर पाए। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब हमने बोला राइट टू एजुकेशन कि भाई हमने वो आरटी एक्ट में बोल दिया 6 से 14 साल की एजुकेशन वाला, ठीक है, वो चीज तो यहां से एक तरीके से एजुकेशन पे हमने काम कर दिया। बट जैसे हम राइट टू एजुकेशन बोल रहे हैं कि भाई सबका हक है एजुकेशन का और सबको मिलनी चाहिए, ऐसे ही जो क्वालिफाइड एलिजिबल लोग हैं उनका हक है काम करने का, तो उनको काम भी मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। बट वो तो इतना लागू नहीं हो पा रहा है देखा जाए तो, राइट।
राइट। तो वो इकोनॉमिक कैपेसिटी यानी ठीक नहीं है और हम राइट टू वर्क के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं। रही बात पब्लिक असिस्टेंस की, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वालों को थोड़ा बहुत बेरोजगारी भत्ता देने की कोशिश, ओल्ड एज वालों को पेंशन देने की कोशिश, या सिकनेस या डिसेबलमेंट के टाइम पे भी जो है पर्टिकुलरली कुछ अमाउंट या भत्ता जो हम बोलते हैं डिसेबल्ड को मिले या स्कॉलरशिप मिले, अलग अलग फॉर्म में हम पब्लिक असिस्टेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ये कोशिशें हैं आर्टिकल 41 में, क्योंकि डीपीएसपीज में आ गया, ये फंडामेंटल राइट तो है नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिली और आप एलिजिबल हैं, आपने पीएचडी कर ली तो आप जाके कोर्ट में खड़े हो जाओ कि मुझे नौकरी दो। दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। सो ये डीपीएसपीज में आ गए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे राइट टू वर्क के साथ साथ एजुकेशन भी मेंशन है। देन आता है 10th पॉइंट, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग की बात करते हैं। आप दो आर्टिकल्स याद रखेंगे, 350 का ए और 351। बट 350 के ए पे पहुंचने से पहले हमें 350 पता होना चाहिए, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी अगर कोई ग्रीवेंसेस हो रही हैं, उसको रिड्रेस करना है। तो रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे कि मान लो मैं माइनॉरिटी हूं और माइनॉरिटी में मेरी, मान लो मैं लैंग्वेज के लेवल पे माइनॉरिटी हूं और मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बोल रही हूं जो बहुत कम लोग बोलते हैं, बट कुछ पंगा हो गया और उस पंगे को एड्रेस करने के लिए अब मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है लीगल लेवल पे वो किस लैंग्वेज में होगी। हो सकता है मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज आती ही ना हो, राइट। सो वो चीज है यहाँ पे कि आपको हर एक पर्सन जो इस कैटेगरी में आएगा उसको एक सबमिट करने, मतलब होता है ना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी। एक तरीके से आप एप्लीकेशन लगा लो कि किसी भी ऑफिसर को या फिर अथॉरिटी यूनियन में या स्टेट में कि कौन सी लैंग्वेज जो ऑलरेडी यूनियन या स्टेट लेवल पे यूज की जा रही है उसमें से कौन सी लैंग्वेज में वो रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप बैठेंगे वहां पे कोर्ट में, अगर आपकी लैंग्वेज में ही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो आपको समझ क्या आएगा कि क्या चल रहा है आपके केस में ना। सो वो चीज यहाँ पे मेंशन है। 350 ए में हम बोल रहे हैं कि हमें प्राइमरी स्टेज के ऊपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि हम मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दे पाएं। सो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन इसलिए ताकि बच्चे को बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सो एटलीस्ट प्राइमरी स्टेज पे हमें मदर टंग पे फोकस करना है। अब मदर टंग पे फोकस करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सीधा फोकस हो जाएगा, हमें कुछ तो वो एडिक्वेट रिसोर्सेज चाहिए होंगे ना। तो वो एडिक्वेट फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा। किस तरीके की फैसिलिटीज की, मान लो मेरी मदर टंग में पढ़ाने के लिए टीचर है कि नहीं है अवेलेबल, ठीक है। अभी माइनॉरिटी का स्कूल है या मान लो ट्राइबल स्कूल है या ट्राइबल एरिया में स्कूल है, तो उनकी एरिया की लैंग्वेज क्या आती है किसी को जो टीचर पढ़ा रहा है? अगर उस टीचर को ही नहीं आती होगी तो वो फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाई? इट्स लाइक आपने टीचर तो दे दिया बट उसको वो लैंग्वेज ही नहीं आ रही है जो वो समझा दे जिसमें, राइट। सो वो चीज यहाँ पे स्टेट ध्यान रखेगा कि एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जा सके और बच्चे को चीजें समझ आ सके। ठीक है। सो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। प्लस प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि जब भी हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं तो हम प्रेसिडेंट को पिक्चर में लेके आते हैं। प्रेसिडेंट कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं कि मान लो प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटीज जो है लैंग्वेज बेसिस पे वो कुछ ना कुछ दिक्कत है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो वहां पे कुछ डायरेक्शंस जो है वो स्टेट को दे सकते हैं और एक नेसेसरी प्रॉपर वो होता है ना कि आप जो है उस चीज को प्रॉपरली कंसीडर किया जाए ताकि फैसिलिटीज या चीजें उनको प्रोवाइड की जा सके, प्रोविजंस दिए जा सके। ठीक है। देन 351, तो 351 में हम हिंदी की लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करते हैं जी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है और ऑब्वियसली लैंग्वेज है, एजुकेशन से रिलेट हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टिव दिए गए हैं स्टेट यूनियन को बेसिकली कि आपको स्प्रेड करना है हिंदी लैंग्वेज को, उसको डेवलप करना है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह उसको लेके आना है ताकि जितना भी एलिमेंट, हम जिन भी एलिमेंट्स की बात करें कि इंडिया का एक कंपोजिट कल्चर आपको दिखे, आप जो है चीजों को और एनरिच कर पाओ। सो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी की गई है कि स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज को आपने डेवलप करना है। और हम बात भी करते हैं टाइम टू टाइम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, फिर हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा भी मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब आप हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो अभी बोला भी गया है रिसेंटली कि जैसे एनईपी 2020 में भी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में चीजें और मटीरियल रिसोर्सेज पढ़ने का एजुकेशन लेवल पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि जितने भी साइंसेज हैं, साइंस के आर्टिकल्स हैं, वो सारे भी हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने चाहिए। सो वो डायरेक्टिव्स यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात यहाँ की गई है। ओके। तो ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज सेफगार्ड्स। तो लैंग्वेज में सबसे पहले तो हमने ये बात की ही थी आर्टिकल 29 का फर्स्ट,
जिसमें हमने बोला था कि अगर कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व करने पे काम कर सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट है। देन आर्टिकल 350 का बी, तो जब आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात हो रही है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। तो पहले क्लॉज में तो यही आ गया कि स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, बट कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि ये जो स्पेशल ऑफिसर हमने बनाया है ये यहाँ इन्वेस्टिगेट करेगा जितने भी मैटर्स हैं जो लैंग्वेज सेफगार्ड से रिलेटेड हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के केस में। फिर वो उसको उसकी रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा उन मैटर्स पे, और इंटरवल्स के दौरान जो है प्रेसिडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट वो अपनी ये जो रिपोर्ट बनी है ये कहाँ रख सकता है? हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख सकता है, लोकसभा राज्यसभा में वो इसको प्रेजेंट कर सकते हैं एंड सेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट को भी भेज सकते हैं उस रिपोर्ट को, और कुछ एक डायरेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। सो ये है कुछ एक एजुकेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ध्यान हैं। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, अलग अलग एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेटर रहेंगे। अभी के लिए कुछ एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स पूछे गए हैं, बट जितने मैंने आपको कराए उनमें से पूछे जा सकते हैं कभी भी, ओके। Which of the following constitutional provision is made to eliminate discrimination of कास्ट, क्रीड एंड कलर इन एनी गवर्नमेंट एडेड स्कूल? तो गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है ना, एडेड है एक तरीके से, सो गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है उसमें, तो उस स्कूल में इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये कहां बोला गया है? तो देखो आर्टिकल 30 में तो हमने बोला है कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एडमिनिस्टर कर किए जा सकते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज के द्वारा। सो वो तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। 16 में हमने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात की थी। बचा क्या जिसमें हम इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसका? माइनॉरिटीज का, तो वो आर्टिकल 29 जो है वो बचता है। आर्टिकल 32 क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आर्टिकल 29 आंसर हो जाएगा, जिसके दूसरे में क्लोज में हमने बोला था कि आप मना नहीं करेंगे एडमिशन के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट और आपके लैंग्वेज के बेसिस पे, ओके। आर्टिकल 30 में हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, इसीलिए मैं कह रही थी 29 30 में कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए। देन है जी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन, ये तो हमने अभी अभी किया है, ये आ जाएगा अपना आर्टिकल 350 का ए। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आर्टिकल 21 ए हम मान सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश, ये आ गया आर्टिकल 30 यानी थर्ड पार्ट अपना, ठीक है। तो माइनॉरिटीज वाला क्या बचा? एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 बचा, यानी आंसर आपका डी हो गया, पहले का सेकेंड, देन फिफ्थ, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, ओके। Which article states the promotion of educational and economic interest? अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, आर्टिकल 15, 29, 28 ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे प्रमोशन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे प्रमोशन की बात आर्टिकल 45 में 46 में होगी एक्चुअली, ठीक है। ये ऑप्शन में 45 दिया हुआ था तो उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, बट 45 के साथ ही जा सकते हो फिर, वरना ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आर्टिकल 46 में ये चीज मेंशन है कि आप प्रमोट करेंगे एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब आएगा यहाँ पे, एंड अदर वीकर सेक्शन का। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपको देखने को मिलेगा, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ लेंगे, कभी आपसे आर्टिकल पूछ लेंगे। सो आर्टिकल कौन सा है जी? 21 ए आर्टिकल है, इसमें तो ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। Which articles of the constitution deals with the freedom of speech and expression? So ये आर्टिकल 19 में मेंशन है जी, अगर आपको ना भी ध्यान हो तो भी आपको ये पता हो, 14, 15, 21 तो हमने पढ़े हैं ना, उनमें तो हमने फ्रीडम की बात की नहीं है, स्पीच या एक्सप्रेशन की, तो बचा ना आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 इसका आंसर रहेगा। Why was it necessary to pass an act for making education a fundamental right in 2009 even after the amendment of constitution, जो हमने 2002 में कर दिया था, यानी 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद भी 2009 के एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये बोल रहे हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंसर्ट कर दिया था, ये क्या बात हुई? क्योंकि इंसर्ट कर दिया था तो हमें एक्ट की जरूरत पड़ी। लैंग्वेज जो है आर्टिकल 21 ए की, उसने ये रियलाइज कराया कि फंडामेंटल राइट जो है, रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कंटिजेंट
अपॉन अ फर्दर लेजिस्लेशन। तो उस लैंग्वेज में ही ये समझ आ रहा है हमें कि हमें फर्दर जो है वो लेजिस्लेट करना पड़ेगा, ऐसा है। ओके, देन है बिकॉज अनलाइक आर्टिकल 45 द न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल 21A did not give any timeline for achieving universalization of elementary education, इसलिए फिर हमने टाइमलाइन का ध्यान न रखते हुए बहुत लेट किया इसको। देन है बिकॉज रियलाइजेशन ऑफ दिस राइट हैड बिकम कंटिजेंट अपॉन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ गार्जियन पेरेंट्स टू सेंड, तो ये उससे रिलेटेड है नहीं जी। तो आंसर बी रहेगा आपका कि उसने बोला ना ये कि बाय लॉ, यानी इस मैनर में आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है बाय लॉ, तो वो बाय लॉ तो फिर बनाना पड़ेगा ना, तो ये लॉ हमने यहां पे बना दिया। ओके, देन अगेन वही राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे इंश्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू व्हाट, तो ये पहले इसमें मेंशन था, फिर हमने इससे सब्स्टिट्यूट करके आर्टिकल 21A बना दिया और 2002 में जो है ये अमेंडमेंट हुआ था। सो आर्टिकल 21A और 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। Which one of the following articles states the protection of rights of minorities? Again, so protection, देखो यहाँ पे आर्टिकल 29 मेंशन ही नहीं है। आर्टिकल 29 इसका परफेक्ट आंसर रहेगा वैसे तो, ठीक है, बट यहाँ मेंशन नहीं है, आपको आंसर दे के ही आना है, तो आप 30 के साथ जा सकते हो बिकॉज ऑप्शन नहीं है आपके पास। अदरवाइज सही आंसर रहेगा इसका 29, बिकॉज 30 में तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्टर की बात करते हैं। राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम आर्टिकल 29 में। Which article in Constitution of India deals with elementary education? Easy. 370 तो हमने वैसे ही हटा दिया है, 19 में फ्रीडम की बात की थी, 326 आप मुझे बताएंगे किसकी बात हुई है, 21A हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 326 किससे रिलेटेड है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन है किस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट द राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल रूल फ्लोइंग फ्रॉम द राइट टू लाइफ, फ्लो कर रहा है उसी में ही है इंक्लूडेड। ठीक है, सो देखो देखा जाए तो जो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था उस वाले केस में, एक तो यहाँ पे इन्होंने 1989 बोला है जबकि ये 1992 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया मोहिनी जैन वाला। ठीक है, सो मोहिनी जैन वाले केस में पर्टिकुलरली कैपिटेशन फीस मांगी गई थी। वो एक स्टूडेंट थी जिसका एडमिशन जो है वो डॉक्टर उसमें MBBS में हुआ था और वहां पे फीस से रिलेटेड कुछ पंगा हो गया था, जिस वजह से उसने कि पहले उसके प्रोस्पेक्टस में फीस ये मेंशन थी लेकिन बाद वाले प्रोस्पेक्टस के हिसाब से या अगले साल के हिसाब से वो फीस बढ़ा रहे थे जो कि सही नहीं है एक तरीके से। सो उसके लिए वो केस किया था उन्होंने और फिर जो है जाके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाके यहाँ पे बोला गया था कि ये तो इसी से ही बात निकली हुई है। ओके, तो जो कर्नाटक वाला केस था उसमें भी ये चीज बोली गई थी, बट एग्जैक्ट वर्ड्स की आप बात करें कि फ्लोइंग फ्रॉम द राइट टू लाइफ, वो यहां बोली गई थी जी उन्नी कृष्णन वाले केस में। ओके, बट ये जिस जहां पे ये PYQ आया हुआ था जामिया के क्वेश्चंस में, वहां पे इसका आंसर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था, जिसको हम गलत नहीं मान सकते क्योंकि वहां पे भी इसी की बात की गई थी जब जजमेंट पास किया गया था। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट वर्डिंग की बात करें तो फिर उन्नी कृष्णन जो है वो इसका आंसर होना चाहिए था। Then again, education as a fundamental duty of parents and guardians. तो पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी, ये तो अपने 51A का के पार्ट आ गया ना, तो के कब इंसर्ट किया गया था, के इंसर्ट किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। बाकी अगर पूछा जाता कि 51 में ए कब ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हम 42 के साथ जाते हैं। ओके जी, सो ये हो गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड हैं, जिनसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। बाकी और भी डिटेल में चीजें पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको करवा दी हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं लाइक आर्टिकल 326 किसकी बात करता है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts because consistency is the key to success.